हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा एडिटोरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यहां पे हम देख रहे थे 7500 प्लस बुक का डिस्कशन और इसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें एनसीईआरटी के प्रश्नों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है और यह सारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर इसका जो डिस्कशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हमने सेट नंबर 22 तक डिस्कशन कर चुके हैं। इसका वीडियो यूट्यूब इसी चैनल पे मौजूद है, इसे आप जाकर देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट मौजूद है। और यह सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम दिया गया है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल आता है। क्या होता है कि पहले पाषाण काल में मानव स्टोन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पाषाण काल क्या है। पाषाण काल क्या होता है, यानी कि स्टोन एज। ठीक है, स्टोन का यूज करता है। उसके बाद कॉपर, जो सबसे पहला धातु होता है, कॉपर का इस्तेमाल करता है, यानी कि तांबा का इस्तेमाल करता है। और कॉपर प्लस जब स्टोन बनता है, इसको बोलते हैं चैल्कोलिथिक, यानी कि क्या बोलते हैं, चैल्कोलिथिक। ठीक है, चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। इसमें कॉपर और स्टोन दोनों का मिश्रण होता है। बाद में फिर क्या होता है कि इसमें ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता को जैसे कि कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और ये ब्रॉन्ज किसका बना होता है, तो एक किसका, कॉपर और टीन का बना होता है। कॉपर प्लस टीन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर क्या होता है, उसमें लोहा का उस समय खोज नहीं किया गया था। लेकिन बाद में जब महाजनपद काल आता है तो उसमें क्या होता है, महाजनपद काल में फिर आयरन का खोज होता है। आयरन एज आ जाता है। क्या, आयरन एज आ जाता है। उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स खोजे गए हैं जो अभी वैज्ञानिक तरीके से बाद में भी इसका और भी है, जो अभी देख सकते हैं एटॉमिक नंबर, उस तरह से बहुत सारे जो एलिमेंट्स है उसकी खोज हो चुकी है। ठीक है, 120 के आसपास इसका खोज हो चुका है। तो इस तरह से किस तरह से देख सकते हैं कि स्टोन से लेकर के हमारी मानव सभ्यता किस तरह से आगे विकसित हो चुकी है। ये हम बात कर लिए किस बेसिस पे, तो स्टोन यानी कि ये जो एलिमेंट्स वहाँ से प्राप्त किए गए हैं। बात करते हैं कि मानव सभ्यता की, तो मानव सभ्यता की बात करते हैं तो उस समय सबसे पहले मानव क्या था, तो एक आदिवासी, जैसे कि आदि मानव की तरह है, जो जंगलों में निवास करते थे। तन पे उसके कपड़े नहीं थे, वो जानते नहीं थे कि तन को किस तरह से ढकना है और क्यों ढकना है। इस सबसे बड़ी बात ये था कि उस समय उसको ये नहीं पता था कि तन को ढकना क्यों है, क्योंकि तन का जैसे हमारा कान है, नाक है, मुंह है, उसको जैसे खुला रख सकते हैं, उस तरह से हमारे जो प्राइवेट ऑर्गन है उसको भी हम खुला रख सकते हैं। वैसा उसकी समझ थी उस समय की। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ऐसा जो मैट्रिमोनियल अलायंस एक दूसरे से होना स्टार्ट किया, मैरिज होना स्टार्ट किया एक दूसरे से, जब बैंड टोली उस तरह से जब एकजुट होना स्टार्ट किए, तब एक दूसरे को शर्म थोड़ा सा महसूस होने लगा, जिस कारण से वो पत्तियों का सहारा लिया और पत्तियों से अपने जो प्राइवेट ऑर्गन है उसको वो ढकना स्टार्ट कर दिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फिर बाद में क्या हुआ, उसके पत्तियों की जगह फिर धीरे धीरे चमड़ों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए और उससे वो अपने है जो प्राइवेट ऑर्गन को ढकने लगे। जिसके बाद क्या हुआ कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आता है, उस समय क्या, तो सबसे पहले कॉटन का खोज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके जो कॉटन था उससे है जो कपड़ा बनाया गया और उससे फिर है जो वस्त्र भी तैयार किए गए। तो इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से मानव सभ्यता का विकास धीरे धीरे होता है। हालांकि मानव सभ्यता के विकास के बारे में बात करते हैं तो अभी जिस तरह से हम लोग एक मानव सभ्यता के रूप में इधर, जैसे कि हम लोग जो सिटी अर्बन एरिया में रह रहे हैं, उसी के अनुरूप यदि समानांतर रूप से देखें तो जैसे अंडमान निकोबार या उस तरह से जो देश है या उस तरह से जो क्षेत्र है जहाँ पे क्या होते हैं, अभी भी ट्राइबल यानी कि आदिवासी, आदि मानव जाति वहाँ पे निवास कर रहे हैं। और अभी भी जैसे कि 20 लाख साल पहले या फिर 10 लाख साल पहले उस तरह जिस तरह से निवास करते थे मानव, उस तरह से आज भी वहाँ पे उस तरह से निवास कर रहे हैं। जैसे कि आप बहुत सारे जनजाति है, जैसे कि आप ट्राइबल जनजाति अंडमान निकोबार की बात करते हैं, उसमें सैंपनीज है या जो रावाज है, ओंगाज है, इस तरह से अभी भी उस तरह से निवास कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा है जो देख सकते हैं पहले पूरा पाषाण काल आता है, उसके बाद इसी पूरा पाषाण काल में फिर अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, बीच में मिडिल पैलियोलिथिक आता है। उसी में उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, यानी मेसोलिथिक पीरियड आता है। उसके बाद नव पाषाण काल आता है, नियोलिथिक पीरियड आता है। इसमें क्या होता है कि पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह से नए नए खोजों से ये परिचित नहीं था। बाद में क्या होता है कि मध्य पाषाण काल में आग की खोज होती है और आग की खोज होती है, उसमें आग किस तरह से विकसित किया जाता है उसके बारे में इसने
सीखा, उसके प्रोसेस को समझा। उसके बाद नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल में जब ये एकजुट होने लगे, एक साथ है जो एक बैंड या टोली में एक साथ विचरण करने लगे, तब उसको समझ में आया कि हमको किस तरह से एकजुट होकर रहना है। और फिर जैसे जैसे वो नवपाषाण काल में एक साथ रहने लगे और उसमें डोमेस्टिकेट करने लगे, यानी कि एक साथ घरेलू निवास करना स्टार्ट कर दिए। उसके पीछे प्रोसेस का वजह, इसका प्रोसेस जानते हैं कैसे ये नवपाषाण काल में डोमेस्टिकेशन होता है, यानी कि घरेलू तरह से वो निवास करना स्टार्ट होते हैं। तो किस तरह से नवपाषाण काल में क्या होता है कि आसपास के क्षेत्रों में जब वो जो किसी भी बीज का, जैसे धान गेहूं हो गया, उस तरह से गेहूं और जौ को जाना जाता है कि सबसे पहले उसका विकास होता है। तो गेहूं जौ जैसे उसका फसल का बोना स्टार्ट करता है तो आसपास के क्षेत्रों में फिर रहना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा भी करनी होती है दूसरे आदि मानव के द्वार से बचाव करने के लिए, या फिर जंगली जानवरों से रक्षा करने हेतु उसके आसपास ही है जो झोपड़ी या कुटी डालकर उस तरह से है जो निवास करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नवपाषाण काल को बोला जाता है एक न्यू रिवोल्यूशन एज भी बोला जाता है, यानी कि नव क्रांति का युग भी बोला जाता है। और उसको कहा जाता है कि इसमें सबसे पहली बार कृषि कार्य आरंभ होता है और इस तरह से डोमेस्टिकेशन यानी कि घरेलू कार्य भी उस समय पहली बार है जो स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आपने प्रोसेस को समझा है। और इसमें जो पाषाण काल में पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते थे, उसका इस्तेमाल ये फेंक कर या मार कर फेंक कर क्या करते थे, जंगली जानवरों की है जो मारने में इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, इसको समझ में आने लगा धीरे धीरे कि ऐसा फेंकने से क्या होता है कि थोड़ा कहीं कहीं चोट लगता है तो वो भाग जाता है, वो हमारे शिकार हाथ में नहीं आता। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल आते आते उसने थोड़ा सा उसका जो पत्थर का टुकड़ा था उसको क्या किया, तो थोड़ा सा इसको इस तरह से नुकीला बनाना स्टार्ट कर दिया। जब नुकीला बनाने लगा फिर भी है जो उस तरह से इफेक्टिव नहीं था। लेकिन नव पाषाण काल आते आते क्या होता है कि ये पूरी तरह से है जो एक नक्काशीदार, यानी कि जब कोई भी बनाता था औजार उसमें है जो इस तरह से नक्काशीदार करके उस तरह से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, उस तरह से औजार बनाना स्टार्ट कर दे, जिस कारण से जैसे किसी भी जंगली जानवर के चमड़ा निकालने में इसका प्रयोग अच्छी तरह से किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से औजार का भी विकास धीरे धीरे अच्छी तरह से होता चला गया, जैसा जैसा मानव का दिमाग विकसित होता चला गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं तो कह रहा है कि 3 एरा है स्टोन एज का, जैसे पैलियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है और नियोलिथिक एज है। इसको मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, इसको न्यू स्टोन एज और इसको ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है। इसमें देख सकते हैं माइग्रेशन ड्यू टू स्कार्सिटी, यानी कि एक जगह पे कम उपलब्धता किसी भी मिनरल्स की या फिर उस तरह से जो खाद्य पदार्थ की, जो हंटिंग गैदरिंग करते थे उस समय शिकार करते थे, उस समय मौजूद नहीं थे, जिस कारण से वो एक जगह से उसका जब वहाँ से ये कंजप्शन कर लेते थे तो फिर आगे वो बढ़ते जाते थे। इसमें सिंपल टूल्स जैसे कि जो पत्थर मिल गया, टुकड़ा मिल गया, लोहे का, ये कुछ उस समय लोहे तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उस समय जो पत्थर मिल गया उसी का वो फेंक कर वो शिकार करते थे। नोमेडिक हंटर गैदरर्स उस तरह से जो घुमंतु है, जो उस तरह से घुमंतु जीवन जी रहे थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह विचरण कर रहे थे। मेसोलिथिक में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है कि बेटर टूल्स विथ हैंडल्स, इसमें हैंडल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा कि जैसे किसी भी जैसे स्टोन है उसमें स्टोन को एक हैंडल का रूप देने लगा, उसको पकड़ के मारा जा सके, उस तरह से इस्तेमाल किया जाने लगा। और इसमें इंप्रूव्ड क्लोथिंग एंड शेल्टर, इसमें थोड़ा थोड़ा एक जगह रहना, जैसे गुफाओं में शरण लेना स्टार्ट कर दिया, गुफा में है जो निवास करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सके। लर्न टू कंट्रोल फायर, यहाँ पे उसने आग को, जैसे देखे होंगे कि आपने वो पत्थर के टुकड़े पर जब फेंकता है तो चिंगारी उत्पन्न होता है, उसमें जो सूखी घास होती है वो जल उठती है, जिस कारण से उसे समझ में आता है कि इससे है जो आग उत्पन्न किया जा सकता है। नियोलिथिक एज में देखते हैं कि न्यू स्टोन एज आता है, इसमें फायर यानी कि मेड, इसने क्या किया, आग को बनाना सीख लिया। फिर लर्न हाउ टू फार्म, इसमें नियोलिथिक में सीख लिया किस तरह से कृषि किया जा सके। और फिर डोमेस्टिकेट होते हैं या सेटल होते हैं क्या, गांव में, उस तरह से गांव कस्बा उस तरह से बना लेते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट, और उस तरह से जो पहली बार जैसे कुत्ता को क्या बनाया गया, जंगली पालतू जानवर बनाया गया। ठीक है, और उसमें पौधों को भी रोपना स्टार्ट कर दिया गया उस समय, किसके, तो नियोलिथिक एरा में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, स्तूप क्यों बनाए गए हैं, किस कारण से बनाए जाते हैं। तो उस तरह से जानते हैं कि स्तूपा का निर्माण किया जाता है, मुख्य रूप से किया जाता है अशोक के द्वारा, बहुत सारे है जो स्तूप का निर्माण किया जाता है। किस कारण, तो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, तो उसके बाद उनके जो अवशेष होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसे स्तूप बनाए जाते हैं अंडाकार, और उसमें है जो संरक्षण किया जाता है। तो ये
किसके लिए? तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, यानी स्तूप बनाए गए। यहाँ पे देख सकते हैं स्तूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से अंडाकार होता है और यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ होता है और यही जो क्या है, ये गेटवे है जिसको तोरण भी कहा जाता है। तोरण, इसको क्या गेटवे कहा जाता है। इसमें 560 बुद्ध की जो अवतार की कहानी है उसको है जो जातक, जिसे जातक कथा कहते हैं, उसको यहाँ पे उत्कीर्ण किया गया, उसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अंड है, अंड क्या आकार का ये बना हुआ है और ये क्या है, हर्मिका है, ऊपर छतरी है। इस तरह से आप देखे होंगे कि बौद्ध स्थल पे भी आप जाएंगे तो इस तरह से एक छतरी भी बना होता है। ठीक है, और ये क्या है, प्रदक्षिणा पथ है, ये सर्कमुलेटरी पथ है जिसपे है जो लोग आके घूमते हैं। यहाँ पे यदि सांची स्तूप या फिर उस तरह से और भी, जैसे राजगीर में भी एक स्तूप है, वहां यदि आप गए होंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी कौन से अभिलेख में है जो इसका वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर आपने कई बार देखा होगा, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर अयोध्या अभिलेख हो जाएगा। अयोध्या अभिलेख, जानते हैं कि अयोध्या के प्रभु श्री राम ने भी क्या किया था, वहां पे अश्वमेध यज्ञ कराया था। जब वो अयोध्या आते हैं, कब, श्रीलंका जीत करके, लंका को जीत करके आते हैं, तो अयोध्या अभिलेख में देखते हैं कि अयोध्या अभिलेख का जो पहले पुष्यमित्र शुंग के बाद में इसको दोहराया गया था, जैसे कि राम का ही अनुसरण करते हुए, राम पहले हुए थे, इनके पहले हुए थे। सारनाथ अभिलेख की बात करते हैं तो सारनाथ अभिलेख, इसे कुमार देवी का भी अभिलेख कहा जाता है। क्या? तो कुमार देवी का अभिलेख भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? तो ये है जो कहाँ, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहली बार है जो गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को क्या दिया था, तो वो शिक्षा है जो दिया था। बेसनगर अभिलेख की बात करते हैं, ये हेलियोडेरस के द्वारा है जो बनाया गया था, हेलियोडेरस। और ये कहाँ पे इसकी खोज किया गया था, तो विदिशा मध्य प्रदेश। कहाँ? विदिशा मध्य प्रदेश में, विदिशा मध्य प्रदेश में यह लोकेटेड है बेसनगर अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा के उदयगिरी हिल्स में लोकेटेड है और ये खारवेल से संबंधित है कि खारवेल यहाँ पे शिक्षा भी ग्रहण करते थे। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो खारवेल से। और खारवेल कौन से धर्म से थे, और ये जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, हालांकि इनका जो विचार था वो सारे धर्मों को है जो सम्मान देने का था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि धनदेव के किसके अभिलेख है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें क्या होता है कि अपने विजय पताका को लहराने के लिए घोड़ा को भेजा जाता है अपने क्षेत्र में या फिर दूसरे के क्षेत्रों में। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता है तो फिर उससे वे युद्ध लड़ते हैं और उसको फिर है जो हराते हैं ताकि उसके क्षेत्र पर भी कब्जा कर सके। यह अभिलेख अश्वमेध यज्ञ कराने का पहला अभिलेखीय प्रमाण है। कौन? अयोध्या अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानते हैं कि यह शुंग साम्राज्य के संस्थापक थे और ये इसके पहले राजा भी थे। इन्होंने 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के आखिरी सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके है जो राजगद्दी अपनाया था, उसके बाद है जो शुंग वंश की स्थापना किया था। और यह भी ध्यान रखना है कि मौर्य साम्राज्य का आखिरी सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ था। इसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा अपने अधिकार में ले लिया। पुष्यमित्र शुंग ने यूनानियों को हराकर शुंग यूनानी युद्ध भी जीता था। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका बेटा कौन, अग्निमित्र, शुंग वंश का यह राजा बनता है। शुंग वंश के आखिरी सम्राट कौन था, देवभूति था। यह ध्यान रखना है कि शुंग वंश का आखिरी सम्राट कौन था, देवभूति था। और देवभूति की हत्या किसने कराया था, तो ये कराया था वासुदेव ने, जिसने कण्व वंश की स्थापना बाद में करता है। तो इस तरह से मौर्य वंश, शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन से कथन इसमें गलत है। यहाँ पे कौन से कथन गलत है, तो जानते हैं कि पहले जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या होता है, ये वैदिक काल 2 भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तर वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल। यहाँ पे पूर्व वैदिक काल क्या होता है, 1000 से और 1500 बीसी के आसपास का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, वैदिक काल होता है। और फिर उत्तर वैदिक काल क्या होता है, ये 1500 बीसी, 1000 बीसी से 600 बीसी के आसपास, यानी महाजनपद और क्या, ये वैदिक काल के बाद का बीच का जो एज है, पीरियड है, उसको बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। इसमें बहुत सारे है जो देख सकते हैं कि कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जो उस तरह से जो जाति वर्ण चला आ रहा था, वर्ण अब जातियों में विभक्त होने लगा, जातियों में बंटना स्टार्ट हो गया था। और सभा और समिति, जिसको प्रजापति की पुत्रियां भी कहा जा गया है अथर्ववेद में, इसको बोला जाता है प्रजापति की पुत्रियां। और ये कहां बोला गया है, तो इसको ध्यान रखना है, इसको बोला गया अथर्ववेद में है। सभा और समिति, ठीक है,
सभा और समिति उस तरह से, जैसे सभा होता था ग्रामीण स्तर पे और उस तरह से एक समिति होता था, उस तरह से उसमें है जो मुख्य रूप से बड़े बड़े लोग उसमें भाग लेते थे। सभा और समिति का महत्व घट गया था, धीरे धीरे सभा और समिति का महत्व है जो घटता चला गया था, क्योंकि वो क्या हो रहा था, इसमें राजा है जो अपने अधिकार पे, जैसे उस तरह से जान रहे हैं कि उस समय क्या होता था कि इस तरह ये प्रजातांत्रिक संस्था था, यानी कि उसमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में यह सभा और समिति कार्य कर रही थी। लेकिन बाद में क्या होता है, जब राजा है जो स्थापना होता है राजा का, उस समय राजा जैसे महाजनपद काल के पहले से ही थोड़ा थोड़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस समय से फिर सभा और समिति का महत्व है जो घटता चला गया। और ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता था, ऐसा है जो बाद में उत्तर वैदिक काल में ऐसा है जो प्रोविजन उस तरह से मतलब लाया गया था, क्योंकि ब्राह्मण उस समय क्या होता है, वर्ण व्यवस्था के सबसे उच्च श्रेणी का था ब्राह्मण, फिर क्या, तो इसमें क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, इस तरह से एक लैडर बना हुआ था, जिस कारण से क्या होता है कि ब्राह्मण जब ये जो वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में जब कन्वर्ट होता है उत्तर वैदिक काल में, तो ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ है जो घोषित करा लेता है, और उस समय क्या, तो ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता है, इस तरह से ऐसा है जो बनाया गया सिस्टम। यज्ञ, बलि और पुरोहितों की महत्व है जो बढ़ गई थी जब उत्तर वैदिक काल आता है। तो इसमें दिए गए तीनों कथन क्या है, सही सही दिया गया है, इसमें कोई भी कथन क्या है, गलत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसमें है कि इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है, तो जाति पर आधारित होने लगा था, धीरे धीरे प्रोसेस है जो स्टार्ट होने लगा था, और पूरी तरह जब गुप्त वंश का जब साम्राज्य स्थापित होता है तो उस समय पूरी तरह से जाति व्यवस्था है जो वर्ण व्यवस्था को ढक लेता है। वर्ण व्यवस्था के 4 भाग थे, जैसा हमने बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। वर्ण के आधार पर ही किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होती थी कि कौन से उसका कार्य करना है। ब्राह्मण विद्वान और धार्मिक शिक्षक थे, जबकि क्षत्रिय युद्ध कला में पारंगत थे, और वैश्य व्यापारी और किसान होते थे, जबकि शूद्र क्या होते थे, अन्य वर्णों के निर्देशों के तहत यह निचले वाले लैडर पे यह कार्य करते थे। समाज में कई धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो बाद में जाति में बदलते चला गया। व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे, यानी कि जिस धर्म में आपका, जिस है जो वर्ण में आपका जन्म होने लगा, वही आपका है जो व्यवसाय बनना स्टार्ट हो गया। पहले ऐसा वर्ण व्यवस्था में नहीं था। यदि कोई ब्राह्मण वंश में जन्म लेता है, यदि उसका वेद पाठ का ज्ञान नहीं है और वो चोरी डकैती करता है, तो उस तरह से उसको शूद्र में भी उसका है जो निचले के पायदान में भी उसका है जो ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जिस जाति में पैदा, जिस वर्ण में पैदा हुआ, उस जिस जाति में पैदा हुआ वही जाति उसका है जो प्रोफेशन से जुड़ता चला गया। परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था विकसित हुई और महिलाओं को आमतौर पर निम्न दर्जा दिया गया। ये बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की, जबकि वैदिक काल में ऐसा प्रोसेस नहीं था कि वैदिक काल में महिलाओं का भी है जो समान महत्व दिया जाता था। गोत्र की संख्या भी, संस्था भी उभरती है। गोत्र जानते हैं, गोत्र उस तरह से जैसे सांडिल्य गोत्र, इस तरह से बहुत सारे गोत्र का है जो विकसित होने लगे। एक ही गोत्र या एक ही पूर्वज वाले व्यक्तियों के बीच विवाह नहीं हो सकता था, ऐसा आज भी चला आ रहा है। उत्तर वैदिक काल में कर और कर वसूलना अनिवार्य कर दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में रथकार जैसे कुछ शिल्प समूहों को भी विशेष दर्जा प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में चमड़े का काम, मिट्टी के बर्तन और बढ़ई के काम ने भी बहुत है जो उस तरह से तरक्की करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका है जो एक लिमिटेड लोगों का एक लिमिटेड प्रोफेशन है जो बनता चला गया। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल्लवाचार्य हो जाएगा, बल्लवाचार्य हो जाएगा। और कबीर की बात करते हैं तो कबीर जानते हैं कुछ तरह से जैसे कि बहुत सारे रचनाएं करते हैं, जैसे इसका प्रमुख क्या है, तो बीजक है, दोहावली है, इसको याद रखना है, ठीक है, मुख्य रूप से। और उसने है जो निर्गुण भगवान के जो निर्गुण भक्ति भाव को है जो आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सूरदास की बात करते हैं तो सूरसागर इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। तुलसीदास की जानते हैं कि रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना है, और इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है जो अवध के क्षेत्रों में ऐसे बोले जाते हैं। पुष्टि मार्ग हिंदू धर्म का एक वैष्णव संप्रदाय है जो कृष्ण की पूजा पर केंद्रित है। किसकी पूजा पर, तो कृष्ण की पूजा पर केंद्रित है। और संप्रदाय की स्थापना कब होती है, 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बल्लवा आचार्य के द्वारा किया जाता है, जिनका कार्यकाल है क्या, तो 1479 से 1531 में था। और इसे बल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान रखना है कि पुष्टि मार्ग को ही कहा जाता है बल्लभ संप्रदाय। भक्ति अभ्यास, पुष्टि मार्ग के अनुयायी कृष्ण की पूजा करते हैं और युवा कृष्ण पर केंद्रित भक्ति प्रथाओं में संलग्न होते हैं। ये प्रथाएं भागवत पुराण में वर्णित युवा कृष्ण की प्रेम लीला और गोवर्धन पर्वत से जुड़ी लीलाओं पर भी वर्णित है। वर्तमान में इस संप्रदाय का नेतृत्व 450 आचार्य कर रहे हैं जो सभी बल्लभाचार्य के वंशज है।
इस संप्रदाय के अनुयायी गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में है और इसके अनुयायियों में महात्मा गांधी और अंबानी परिवार भी इसमें शामिल है, पुष्टि मार्ग से संबंधित है। ठीक है, द्रविड़ शैली के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो जानते हैं कि 3 तरह के प्रमुख जो मंदिर बनाए जाते हैं उसकी शैली है जो बनाया गया है। जैसे कि उत्तर भारत में नागर शैली, द्रविड़ है जो कहाँ, द्रविड़ टेम्पल स्ट्रक्चर कहाँ पे, तो साउदर्न इंडिया में, दक्षिणी भारत में, और जो सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के जो कुछ पोर्शन है उसमें है जो बेसर शैली का है जो प्रमुखता है जो मंदिर शैली के रूप में दिखाया गया है। तो द्रविड़ शैली में बने मंदिर के शिखर पिरामिड या प्रिज्म के आकार के होते हैं। जैसा आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं किस तरह से ये प्रिज्म या फिर पिरामिड के आकार का यह बना होता है। क्या, तो ये दक्षिणी भारत के द्रविडियन टेम्पल। ठीक है, और द्रविड़ शैली कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच में अपनाई गई थी। तो जानते हैं कि कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच यानी कि जो साउथ इंडिया में इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया गया था। द्रविड़ शैली का दूसरा नाम क्या है, तो विमान शैली है, क्योंकि विमान की तरह ऊपर है जो इसको विकसित किया गया है, बनाया गया है। इसमें दिए गए चारों ऑप्शन क्या है, तीनों ऑप्शन क्या है, तो सही सही दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है, मदुरई में है। गंगाई कोंडा चोलमपुरम टेम्पल कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। सोरा टेम्पल कहाँ है, महाबलीपुरम में, जो तमिलनाडु में है। इस तरह से गोपुरम होता है, ये गेटवे होता है, और गर्भगृह होता है, मंडप होता है, शिखर होता है, विमाना होता है, जो एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है इसका साउदर्न इंडिया के टेम्पल स्ट्रक्चर जो द्रविडियन स्ट्रक्चर कहलाता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों का आधार क्या होता है, वर्गाकार या आयताकार होता है। जिस तरह से देख सकते हैं कि वर्गाकार या फिर आयताकार इस तरह से बनाया गया है, इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। इन मंदिरों का गर्भगृह कहाँ होता है, तो गर्भगृह कहाँ होता है, एक केंद्र में होता है, गर्भगृह केंद्र में होता है, और यहीं पे है जो मेन डीटी, जो मेन देवता होते हैं उसका है जो मूर्ति का स्थापना किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, और यह सबसे पवित्र हिस्सा होता है। इन मंदिरों के शिखर का आकार क्या होता है, पिरामिड नुमा या प्रिज्म वर्त होता है। यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनता चला गया है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता चला गया है पिरामिड नुमा। इन मंदिरों के शिखर के ऊपर कलश की जगह क्या होती है, स्तूपिता होती है। इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से स्तूपिता होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इन मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं, जहाँ पे गेटवे होता है, जहाँ से लोग एंट्री करते हैं, इसको गोपुरम कहते हैं। और यह मंदिर का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, सबसे ऊंचा मंदिर का हिस्सा जो होता है यह गोपुरम होता है, इसको याद रखना है। यह मंदिर का जो सबसे आगे जब इस तरह से एंट्री करेंगे तो सबसे आगे जो हिस्सा है वही गोपुरम कहलाता है, और यह सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, और उसे जटिल नक्काशी से सजाया जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर से सजाया भी गया है। इन मंदिरों के प्रांगण में कई लक्ष्य, जलकुंड और छोटे मंदिर भी स्थापित किए जाते हैं, और इन मंदिरों के प्रांगण में विशाल दीप स्तंभ और ध्वज स्तंभ भी इसमें बनाए जाते हैं। उसमें पानी की टंकी भी बनाई होती है। इन मंदिरों के गर्भगृह का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, तो ये गर्भगृह के जो प्रवेश द्वार होता है उसको अंतराला कहा जाता है। क्या, अंतराला कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सिंपल वर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। इन मंदिरों के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की मूर्तियां भी स्थापित की जाती है। इस तरह से एक सूचक होता है कि यहाँ पे गार्ड है जो उपस्थित है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह किससे संबंधित है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन है जो यूपीएससी पीटी या बीपीएससी पीटी में जो होने वाले हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चकला का मतलब क्या होता है, चकला का संबंध किससे है। तो यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई है, यानी कि सूबा उसके बाद क्या है, तो इसको सजाने के लिए दे सकता है सूबा, उसके बाद चकला, क्या, सूबा उसके बाद चकला, सूबा के बाद आया चकला, और चकला के बाद क्या आया, परगना आया। तो सूबा, चकला और परगना के देख रहे हैं, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के यह समानार्थी नहीं था। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सरकार के अनुरूप यह कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन इसके छोटे अंग थे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी कट हो जाएगा कि मुगल काल के दौरान चकला भारतीय उपमहाद्वीप में एक जिला स्तरीय प्रशासनिक विभाग था। जिला स्तरीय क्या था, एक प्रशासनिक विभाग था, प्रभाग था। ठीक है, और चकला प्रणाली का उपयोग कम से कम अवध और बंगाल प्रांतों में ही किया गया था, इसको ये लिमिटेड था। यह प्रांत सूबा में प्रमुख प्रशासनिक प्रभाग था, और चकला को आगे परगना में विभाजित किया गया, और प्रत्येक परगना में कई गांव भी शामिल होते चले गए। उसका डिवाइड देख सकते हैं। ये अधिकारी हैं जैसे कि और भी कुछ मुगल प्रशासन के, जैसे कि सैन्य भुगतानकर्ता, यानी कि जो सेना अधिकारी होते थे, सेना के जो सैनिक होते थे शामिल, उसको भुगतान करते थे, पेमेंट देते थे, कौन, बच्ची, उनको कहते हैं बच्ची। अपने प्रांत में शांति और व्यवस्था के रख रखाव के लिए उसको बोला जाता है सूबेदार, जो आज भी आर्मी या फिर जो पुलिस फोर्स का एक पोस्ट है।
धार्मिक और धर्मार्थ संरक्षण के प्रभारी मंत्री क्या कहलाते थे? सद्र कहलाते थे, सद्र। धार्मिक और धर्मार्थ संरक्षण के प्रभारी मंत्री क्या? तो सद्र कहलाते थे, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सैन्य कमांडर फौजदार कहलाते थे, और नगर पुलिस कमांडर कोतवाल कहलाते थे, जो आज भी एक कोतवाल, जैसे कोतवाली जो दरोगा होता है उसको कोतवाल भी कहा जाता है। ठीक है। शेरशाह सूरी के द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ पे मिलती है? तो कहाँ पे मिलती है? इसका तारीखे दाऊदी में मिलती है। तारीखे दाऊदी किसके द्वारा रचना किया गया है? तो अब्दुल्लाह के द्वारा किया गया है, अब्दुल्लाह द्वारा रचित किया गया है तारीखे दाऊदी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि तारीखे दाऊदी की रचना किसने के द्वारा किया गया? अब्दुल्लाह के द्वारा। जबकि बात करते हैं तारीखे फिरोज शाही की बात करते हैं तो जियाउद्दीन बरनी के द्वारा इसका है जो रचना किया गया, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। ठीक है। और देख सकते हैं कि तारीखे दाऊदी के अनुसार शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में पटना के एक दुर्ग का निर्माण कराया था। इस तरह मौर्य के पतन के उपरांत, जैसे कि मौर्य साम्राज्य में, जैसे कुम्हरार में, पटना में, उस तरह से एक पिलर नुमा लकड़ी के पिलर का स्ट्रक्चर बनाया गया था और बहुत ही भव्य है जो राजमहल, राजप्रसाद तैयार किया गया था। पटना पुनः प्रांतीय राजधानी के रूप में उभरा। इसके बाद पटना पुनः गौरव प्राप्ति की और अग्रसर हुआ। तब से पटना नगर लगातार है जो विकसित किया जा रहा है। ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना, तारीखे फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सल्तनत काल में भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इसका आंसर चौधरी हो जाएगा, चौधरी हो जाएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी क्या कहलाता था? चौधरी कहलाता था, चौधरी। परगना या महल के सर्वोच्च अधिकारी को सिकंदर कहा जाता था, सिकंदर। ये जो परगना या महल के सर्वोच्च अधिकारी थे उसे कहा जाता था सिकंदर। ठीक है। और गांव या ग्राम के सर्वोच्च अधिकारी को मुकदमा, चौधरी या इसे खत भी कहा जाता था। सल्तनत काल भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की अवधि थी। इसकी शुरुआत 1206 ईस्वी में है जो की जाती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, और इसका अंत होता है 1526 ईस्वी में जब मुगल साम्राज्य की सत्ता आती है। और ये 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में होता है, जब ये इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। सल्तनत काल में भूमि को स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। कितने? तो 4 भागों में। दिल्ली सल्तनत की राजस्व प्रणाली हनफी विचारधारा की किस आधार पे? तो हनफी विचारधारा के कराधान के सिद्धांत पर यह आधारित थी। और इस प्रणाली में जकात, खराज, खम्स और जजिया जैसे करों का भी प्रावधान था। और सल्तनत काल में कर को 2 भागों में बांटा गया था, एक धार्मिक आधार पे और एक जैसे कि एक धर्मनिरपेक्ष कर, यानी कि उस तरह से सेकुलर, यानी कि सबों के लिए बराबर जो टैक्स वसूला जाता था और किसी खास धर्म के लोगों से ही वसूला जाता था, उसको बोलते थे जैसे कि धार्मिक कर। ठीक है। निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई थी? तो जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से 16 किलोमीटर आगे है जो यहाँ पे काकोरी जगह है, वहाँ पे लूटपाट की जाती है। किसके द्वारा? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के कुछ सदस्यों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को की जाती है। उसमें 4796 रुपये यानी कि लगभग इतने रुपये की लूट की जाती है। कहाँ पे? काकोरी ट्रेन डकैती में। लेकिन इसका नाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया है। ठीक है। 4796 रुपया कुछ ऐसे था। ठीक है। इसमें बीपीएससी के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि काकोरी ट्रेन एक्शन में कितना रुपये की लूट की गई थी? तो लगभग 4800 रुपये की लूट की गई थी। ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है। और अशफाकुल्ला खान की बात करते हैं तो पहले मुस्लिम थे जिनको है जो फांसी की सजा दी गई थी इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इसको भी ध्यान रखना अशफाकुल्ला खान को। ठीक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किसको किसको फांसी की सजा दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें चारों को कहाँ कहाँ फांसी दी गई थी? अलग अलग जगहों पे। तो राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में दी गई फांसी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दी गई। और यही गोंडा से जो आते हैं कौन? अवध ओझा सर आते हैं। ठाकुर रोशन सिंह को मलाका जेल में फांसी की सजा दी गई थी। मलाका जेल में फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में जानते हैं कि इसकी घटना में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्यों ने ब्रिटिश खजाने के लिए पैसे ले जा रही ट्रेन को लूटा था। जो HRA बाद में क्या होता है? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाता है। इसे
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1928 में की जाती है। अंग्रेजों ने इस घटना को हुकूमत के खिलाफ खुली बगावत है जो माना था और इस घटना के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने गहन तलाशी अभियान भी जारी किया था और उसमें ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे रुपये खर्च भी किया, यानी कि 10 लाख से अधिक रुपये की खर्च भी किया था इसको बस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए। इस घटना ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और इस घटना के बाद सैकड़ों लोगों को आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने की है जो प्रेरणा भी मिलती है। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य यानी कि लॉ मेंबर के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। जानते हैं कि 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है तो उसके द्वारा इंडिया के जो पहले जो गवर्नर जनरल होते थे, क्या बंगाल के गवर्नर जनरल, उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और पहले जो इंडिया का गवर्नर जनरल बनते हैं कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक लॉ मेंबर बनाए जाते हैं, जो चौथे मेंबर बनते हैं कौन? मैकाले बनते हैं। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? ओपियम, चाय और, ठीक है, ओपियम यानी क्या? ओपियम सीधे याद रखना है, चाय और चीनी यानी अफीम, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सारे उसके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मौलिक जो अधिकार थे, ट्रेडिंग राइट्स थे, उसको है जो ब्रिटिश राजा या रानी के हाथों में चली गई और वहीं से कंट्रोल किया जाने लगा। लेकिन बाद में फिर क्या होता है? यही है जो पूरे तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग राइट्स है उसको फिर अबोलिश किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, पूरे जो एकाधिकार होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 की बात करते हैं तो ये इसमें क्या होता है? इसको रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, इसको सुधार करने के लिए इसमें जो कुछ कमियां थी उसको है जो सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया जाता है और इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1813 की बात करते हैं और भी बात करते हैं तो इसमें 1 लाख रुपए है जो इस तरह से वार्षिक है जो प्रावधान दिया गया था कि शिक्षा का विकास करने के लिए भारत में। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं और इसी के बाद 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश मिशनरी यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरी है उसको भारत में लाया गया, उसको अपने धार्मिक जो प्रथा था, उसको प्रोफेशन था, उसको और भी आगे बढ़ाने चढ़ाने का इसके द्वारा प्रयास किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल करने का प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया और इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। सेंट हेलेना एक्ट किसको कहा जाता है? तो 1833 के चार्टर एक्ट को कहा जाता है। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे आम सदस्य को जोड़ा गया जो भारत में कानून बनाने का प्रभारी था। लॉर्ड मैकाले को चौथे साधारण सदस्य के रूप में इसको नियुक्त किया गया था। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया और इसे भारत में क्राउन की एक प्रशासनिक एजेंसी भी बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उसे पूरे ब्रिटिश भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले ऐसे गवर्नर जनरल बने। सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले के तहत विधि आयोग का है जो गठन किया गया। तो विधि आयोग का गठन सबसे पहले किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले का अध्यक्षता में लॉ कमीशन का गठन किया गया। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य कब सौंपा गया? तो जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, नरसंहार कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। उसी में जैसे कि सैफुद्दीन किचलू वहाँ पे क्या होते हैं, भाषण देते रहते हैं, जिस कारण से बहुत सारे जो बैसाखी के दिन बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, उनके भाषण को है जो सुनते रहते हैं, जिस कारण से है जो उसके विरोध में बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े भी होते हैं और रॉलेट एक्ट के विरोध में ऐसा वो भाषण दे रहे थे, जिस कारण से क्या होता है कि बहुत सारे वहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा उस तरह से हजारों गोलियां चलाई गई, जिस कारण से हजारों से ज़्यादा अधिक लोग मारे जाते हैं। इसी की है जो रिपोर्ट बनाने के लिए एक कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट बनती है, उसके प्रारूप को लिखने का है जो कार्य सौंपा गया किसको? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया। महात्मा गांधी जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करने वाले पहले लोगों में से एक थे और इस घटना के बाद उन्होंने हिंसा के जवाब में शांतिपूर्ण विरोध और सविनय अवज्ञा का आह्वान भी किया और इस घटना को अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है। इस घटना में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी की और इसमें करीब 379 लोग मारे गए और करीब 1200 लोग इसमें घायल भी हुए थे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-22 शुरू किया और इस घटना के समय भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इस घटना के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे भयावह अपराध कहा है। तो भयावह अपराध
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस घटना को कहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में कौन सा उपार्जित लक्षण है? वैसे लक्षण जो हमें बाद में प्राप्त किए जाते हैं, बाद में प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ वंशानुगत या राजवंश वर्ण होते हैं जो हमारे पूर्वजों से हमारे द्वारा प्रदान किए गए हैं। जैसे कि मुक्त कान का लोभ, जो कान का जो नीचे वाला लोभ है ये, और आंख का रंग, त्वचा का रंग, बालों का रंग, इस तरह से है जो कहाँ से प्रदान किया गया है, हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राप्त किया गया है। उपार्जित अन्न जैसे कि भूखमरी या मांसल शरीर, जैसे कि हम ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर उस तरह से जो फैटी हमारे फास्ट फूड के कारण हमारा देखते हैं किसी का जैसे उस तरह से स्टमक ओबेसिटी बढ़ जाता है, जिस कारण से क्या होता है वो उसके क्या है उपार्जित लक्षण है, यानी कि बाद में उसका आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए परिवर्तन के कारण ये लक्षण विकसित नहीं होते, इसलिए अगली पीढ़ी को विरासत में नहीं मिलती है। यानी कि हो सकता है आप मोटा है तो आपका बेटा मोटा न भी हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शरीर का वजन। इसमें देख सकते हैं नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति, इस पे क्या किस पे डिपेंड करता है, ये सारे राजवंश वर्ण है, जबकि उपार्जित वर्ण क्या है तो शरीर का वजन है। विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी कि नन अलाइंड मूवमेंट, यानी नन अलाइनमेंट, क्या नन अलाइनमेंट, नन अलाइनमेंट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीके कृष्णन मेनन ने, बीके कृष्णन मेनन ने। गुट निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले भारतीय राजनयिक बीके कृष्ण मेनन ने किया, और उन्होंने 1953 में संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में इस शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में कोलंबो श्रीलंका में अपने भाषण में इसका इस्तेमाल किया था। इसका मतलब क्या है कि विभिन्न शक्ति गुटों से न्यूट्रल रहते हुए, तटस्थ रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के मुताबिक सही या न्याय का साथ देना। शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष यानी जो कोल्ड वार हो रहा था उस समय रसिया और किसके बीच, जो उस समय यूएसएसआर था और यूएसए के बीच में चल रहा जो शीत युद्ध चल रहा था, उसमें है जो भारत अपनी तटस्थता को बरकरार रखा और दोनों में शामिल नहीं हुआ। गुट निरपेक्ष देशों का समूह बनाया गया। इन देशों ने औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य या सोवियत संघ के साथ गुट बनाने से इनकार कर दिया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जोसेफ ब्रोज टिटो ने किया, और इस आंदोलन की नीति के प्रमुख प्रतिपादक कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। उन्होंने इस नीति को अपनाया और इसे भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा भी बनाया है। गुट निरपेक्षता आंदोलन की आधारशिला रखने में पंडित नेहरू और नासिर और टिटो का अहम योगदान भी रहता है। संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 जो एमपी और एमएलए को ऐसे प्रिविलेज दिए गए हैं, संसदीय प्राधिकार दिए गए हैं, किसके द्वारा? ये आर्टिकल 105 और 194 के द्वारा। संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदस्यों, समितियों और दोनों सदनों को दिए जाने वाले विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और आय से छूट प्रदान किए गए हैं। इन विशेषाधिकारों का मकसद संसद के सदस्यों को अपने कर्तव्यों को प्रभावी तरीके से निभाने में मदद करना है। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाले विशेषाधिकारों का इसमें उल्लेख किया गया है। और संसद के सदस्यों को बोलने और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। संसद के सदस्यों को सदन की सेवा से निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है और गिरफ्तारी और हिरासत से भी मुक्ति मिल सकती है। इसका मकसद संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और आज़ादी को सुरक्षित रखना है। इसका इस्तेमाल करते समय संसद सदस्यों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, को अपने कार्यों के लिए खुला और जवाबदेह भी संसद सदस्यों को होना चाहिए, ऐसे इसमें दिया गया है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या किया गया? तो बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। मिंटो को कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि क्या? तो सांप्रदायिक आतंकवाद का नेता। क्या? सांप्रदायिक आतंकवाद का जनक कहा गया है मिंटो को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को क्या कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा पाकिस्तान का जनक। पाकिस्तान का जनक कहा है कि इन्होंने ही जो सेपरेट इलेक्टोरेट लाता है, जहां पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम के द्वारा ही उसे है जो चुना जाएगा, यानी मुस्लिम ही सिर्फ उस पर वोट कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम सेपरेट इलेक्टोरेट लाया था कौन? मिंटो, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा 1909 में लाया गया था। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा।
पार्लियामेंट सुधारों के तहत शाही विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी और इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो 60 कर दी गई। और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या प्रांत दर प्रांत अलग अलग थी, जैसे कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रांतों के लिए संख्या यह 50 थी, जबकि खंडों के लिए यह अलग अलग थी, जैसे कि 30 थी। इस सुधार के तहत केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद के सदस्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया। ए श्रेणी थे मनोनीय सरकारी सदस्य, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और पदेन सदस्य थे। इस तरह से बनाए गए थे। मॉर्ले मिंटो सुधारों को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है और सुधार ने वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों के शामिल होने का भी प्रावधान किया। इस सुधार ने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की। इस सुधार ने प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालय और जमींदारों के पृथक प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान करता है। कौन? ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। स्वतंत्र भारत में अब तक कितने बार परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जा चुका है? तो ये अभी तक 4 बार किया जा चुका है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जब कोई भी विधानसभा या विधान परिषद की चुनाव होती या उस तरह से जो लोकसभा का चुनाव होता है उसके पहले है जो लोकसभा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उस तरह से डिलिमिट किया जाता है बॉर्डर को, कहाँ पे एक जैसे कंस्टिट्यूंसी बनाना है किस तरह से बनाना है, और इसके जो ऑर्डर होते हैं वो फाइनल होते हैं। ये कोर्ट में भी है उसका है जो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो परिसीमा का अर्थ भारत के विद्युत नहीं है, क्या है? ज्योग्राफिकल जो क्षेत्र है उसकी सीमा या क्षेत्रीय सीमा को ठीक करना है जिससे मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सके। अनुच्छेद 82 ये ध्यान रखना है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक विधानसभा के बाद संसद अधिनियम लागू होता है। परिसीमन आयोग की स्थापना 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियम के अंतर्गत इसका 4 बार इसमें सुधार किया गया है, 4 बार उल्लेख किया गया है डिलिमिटेशन कमीशन का। परिसीमन आयोग की स्थापना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और यह चुनाव आयोग के सहयोग से यह काम करता है। भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव, जानते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव किस तरह से होता है? इनडायरेक्टली होता है, यानी कि अब जो डायरेक्टली लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, डायरेक्टली क्या होता है? तो एमएलए यानी कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन विधान परिषद और क्या तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव क्या होता है? इनडायरेक्टली होता है, यानी कि जो राज्यों में विधानसभा से डायरेक्टली रूप से चुने जाते हैं एमएलए वही चुनाव करते हैं किसका? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करके वहां पे भेजते हैं। ठीक है, तो यह राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है? ऐसा प्रोविजन कहां से लाया गया है? तो इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका से जानते हैं कि आर्टिकल 368 के द्वारा है इसमें संविधान में संशोधन करने की भी प्रक्रिया है जो वहां से लाई गई है। ठीक है, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान है जो अस्तित्व में आता है। भारत की संविधान सभा ने अन्य देशों के संविधानों की विशेषताओं के साथ साथ भारत सरकार की अधिनियम 1935 से भी संविधान का मसौदा तैयार किया है और उस समय जानते हैं कि इसे भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? बैग ऑफ बोरोइंग्स, यानी कि दूसरे देशों से लाए गए जो थैलों में भर करके उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए हैं दूसरे देशों से, यानी कि भारत की सुटेबिलिटी के अनुसार ऐसा किया गया है कि कौन से प्रोविजन भारत के है जो भौगोलिक या सामाजिक या आर्थिक स्थिति के अनुसार यह सही फिट बैठेगा, उस अनुसार से यह राजनीतिक रूप से है जो आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत है, इसकी कुछ विशेषताएं उधार ली गई है। भारतीय राष्ट्रवादी संघर्षों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारत की भौगोलिक विविधता और इसकी परंपराओं और विशेषताओं के ध्यान में रखते हुए संविधान का मसौदा तैयार किया गया जो किसी भी अन्य राष्ट्र से बिल्कुल अलग है। ठीक है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी क्या है? तो सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कि भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? कि समाज के सभी लोगों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और स्थिति मिले, यानी कि अवसर उसको मिलता है। सामाजिक समानता के लिए जरूरी है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, आय, यौन अभिविन्यास, धर्म या क्षमता के आधार पर उसके साथ भेदभाव न किया जा सके और समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार न हो। सभी लोगों को सार्वजनिक जगहों पर मुफ्त में जाने का अधिकार हो। सभी लोगों को अवसरों की समानता मिले। किसी को भी जीवन में अवसरों से वंचित ना किया जाए।
ठीक है, और सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का भी समान अवसर प्रदान किया जा सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया है कि भारत के लोग अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुरक्षित करने का भी यह संकल्प लेता है। अगला प्रश्न कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ देख सकते हैं कि बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध, यहाँ पे अनटचेबिलिटी इसमें शामिल नहीं है, जबकि बेगारी, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, तस्करी का निषेध, ये सब सारे कहाँ दिए गए हैं? आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है, जो शोषण के विरुद्ध में आता है, आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, यहाँ पे अस्पृश्यता का निषेध कहाँ पे है? तो आर्टिकल 17 में है, आर्टिकल 17 में दिया गया है। और आर्टिकल 18 में क्या है? तो इसमें टाइटल या उपाधि का है, जो अंत को बताता है। ठीक है, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ अधिकार देता है। 23(1) कहता है कि मानव तस्करी और बलात् श्रम पर रोक लगाता है, और 23(2) में कहा गया है कि राज्य है जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए यानी कि पब्लिक एम के लिए, कुछ पब्लिक एक्टिविटी के लिए अनिवार्य सेवा भी लागू कर सकता है, हालांकि इसमें धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 24 के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खदानों में काम नहीं कराया जा सकता, साथ ही उन्हें खतरनाक कामों में भी नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 24 में क्या है? 14 साल से कम, यानी 24-14 याद रखना है। ठीक है, यह अनुच्छेद व्यक्ति की गरिमा और आजादी की गारंटी भी देता है। यह अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों के लिए भी लागू होता है, यानी कि गैर नागरिक यानी कि जो नॉन सिटीजन होते हैं, यानी कि दूसरे देश से निवासी आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जबरदस्ती काम, उसको जब अमेरिका से लोग भारत में आ जाए तो उसको यहाँ पे यदि वो गैर नागरिक के साथ नहीं होता तो जबरदस्ती यहाँ पे बलात् श्रम कराया जाता, उसका तस्करी भी किया जा सकता था, या फिर उस तरह से उसका क्या है कि उसका तस्करी करा के साथ साथ उसमें 14 वर्ष के कम बच्चे आएंगे तो उसको कारखाना में भी काम लगाया जा सकता था, इसलिए ये दोनों को रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा मेकोंग सहयोग में शामिल नहीं है? कौन से है जो देश गंगा मेकोंग सहयोग में शामिल नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं कि इंडिया शामिल है, म्यांमार शामिल है, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। इसमें क्या नहीं शामिल है? तो इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। क्या? इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। इसको है जो देख सकते हैं कि भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम में ये 6 देश इसमें शामिल है। कितने? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा मेकोंग में कितने देश शामिल है? तो 6 देश शामिल है, 6 देश है। इस सहयोग की स्थापना कब होती है? 2000 में स्थापना हो जाती है। कहाँ पे? लाओस की राजधानी वियंतियाने में। तो लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियाने। इस सहयोग का मकसद गंगा और मेकोंग नदी घाटियों में रहने वाले लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना और इन क्षेत्रों में पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार को भी आगे बढ़ावा देना है। मेकोंग नदी दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये ध्यान रखना है कि मेकोंग नदी क्या है? तो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान रखना है। यह तिब्बती पठार से निकलती है और चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर यह गुजरती है। और मेकोंग नदी में मौसमी बदलाव और झरने और रैपिड्स होने की वजह से यहाँ से नेविगेशन यहाँ पे मुश्किल होता है, यहाँ पे नाव चलाना या उस तरह से उसमें मूवमेंट करना काफी मुश्किल होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना की जाती है? तो कब? 1854 ईस्वी में। 1854 में है जो महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना की जाती है। हालांकि इसके पहले भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कोलकाता के पास फोर्ट ग्लॉस्टर में साल 1818 में स्थापित की गई थी, लेकिन यह क्या रहा? पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। मुंबई में साल 1851 में भी एक मिल स्थापित की गई थी, लेकिन वह भी असफल रही। अहमदाबाद में भी कपास उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। जानते हैं कि इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या? तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडिया का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद है, जबकि नॉर्थ इंडिया का क्या है? तो कानपुर है, मैनचेस्टर। महाराष्ट्र में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 में हुई थी और इस मिल की स्थापना किसने किया था? कावस जी डावर ने किया था। इस मिल में उत्पादन कब शुरू हुआ? 1856 से इसका उत्पादन भी इसमें शुरू हो जाता है। मुंबई कपास उत्पादक क्षेत्रों के पास था। जानते हैं कि कपास का जो प्रोडक्शन होता है कहाँ पे होता है? ये ब्लैक सॉइल में होता है, जिसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। मुंबई एक महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र था। मुंबई बंदरगाह से इंग्लैंड और चीन को कच्चा कपास भी निर्यात किया जाता था। इस मिल की स्थापना के बाद भारत में आधुनिक कपास उद्योग की नींव रखी गई। इस वजह से भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। कहा? सूती वस्त्र की राजधानी कहा? तो मुंबई को कहा जाता है, जबकि अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए प्रमुख डैम है और किस राज्य में लोकेटेड है उससे इसके बारे में मिलान करना है। मयूर काशी डैम, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कौन से क्वेश्चन आपको आता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो आपने जानते हैं हीराकुंड डैम कहाँ है? तो ये
ओडिशा में है, महानदी पे है। हीराकुंड कहाँ, ओडिशा में है। तो इसको पहले मिला लेते हैं, तो डी का 3 हो जाएगा। तो डी का जैसे ही मिला लिए ऑप्शन, तो 3 हो गया, यानी कि ये सब सारे क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शन ए का है जो क्लिक करके आगे तुरंत बढ़ सकते हैं। नागार्जुन सागर कहाँ है, तो जानते ही है कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में है। मेट्टूर डैम जानते हैं तमिलनाडु में है। मेट्टूर का मतलब, ये मेट्टूर डैम कहाँ है, तो ये तमिलनाडु या केरल हो सकता है। तो मेट्टूर कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, न्यूज में भी रहा था। और मयूर काशी डैम कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में क्या है, बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है। अंतर महाद्वीपीय देश का मतलब क्या होता है कि वैसे भूभाग, वैसे देश जिसका क्षेत्रफल एक से अधिक महाद्वीपों में इसका क्षेत्रफल बटा हुआ है, उसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एशिया और यूरोप से संबंधित ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री होते हैं, जैसे कि इसमें आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान है, सिप्रस है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, रसिया, तुर्की को अब नया नाम दिया गया है, क्या, तुर्की कर दिया गया है, तुर्की कर दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, इसको भी ध्यान रखना है। तो जानते हैं कि त्रिनिदाद टोबैगो, सेंट लुसिया, ये सब सारे क्या है, ये कैरिबियन आइलैंड है, कैरिबियन आइलैंड है, जो वेस्ट इंडीज जो आप समूह देखते हैं उसी में ये शामिल है। लाओस की बात करते हैं तो जानते हैं कि ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट के भाग है। तुर्की और जॉर्जिया इसका आंसर हो जाएगा, जो एशिया और यूरोप दोनों में थोड़ा थोड़ा इसका क्षेत्र है जो फैला हुआ है। तुर्की और जॉर्जिया देख सकते हैं दोनों क्या है, अंतर महाद्वीपीय देश है। और भी कुछ जैसे अंतर महाद्वीपीय देश है, रूस है, कजाकिस्तान है, मिस्र है, इंडोनेशिया है। तुर्की का कुछ हिस्सा कहाँ है, यूरोप में है। और देख सकते हैं इसका, तुर्की के इस्तांबुल शहर को एशिया और यूरोप के बीच का एक पुल माना जाता है। ठीक है, इस्तांबुल को एशिया और यूरोप के बीच का एक पुल माना जाता है। किसको, तुर्की के इस्तांबुल शहर को। जॉर्जिया का थोड़ा सा हिस्सा कहाँ, कॉकेसस की पहाड़ियों में पड़ता है। इन पहाड़ियों के एक तरफ का हिस्सा एशिया में है और दूसरी तरफ का हिस्सा कहाँ है, यूरोप में है, जिस कारण से जॉर्जिया का ज्यादातर हिस्सा है जो एशिया में है और इसे एशियाई देश ही माना जाता है, किसको, जॉर्जिया को। ठीक है, अंतर महाद्वीपीय देश वे संपूर्ण राज्य होते हैं जिसका कुछ हिस्सा भौगोलिक रूप से कम 2 महाद्वीपों के बीच में है जो बटा होता है। कौन सा कारा निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि वाटरफॉल है। तो जानते हैं कि कुंचिकल जलप्रपात है जो कहां पे लोकेटेड है, कर्नाटक में है। ठीक है, जोग जलप्रपात कहां पे है, ये इसे गरसोप्पा भी कहा जाता है। ये कहां पे है, ये भी कर्नाटक में है। और ये शरावती नदी पे है, कहां पे, शरावती नदी में। और ये CAPF एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से नदी पे ये जोग गरसोप्पा वाटरफॉल लोकेटेड है। रकीम कुंड जलप्रपात ये कहां पे है, मध्य प्रदेश में है, रकीम कुंड, सॉरी ये कहां पे है, ये बिहार में लोकेटेड है, रकीम कुंड। ठीक है, जबकि केवटी जलप्रपात कहां है, तो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में क्या है, केवटी जलप्रपात कहां है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो इस तरह से ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात की बात करते हैं, इसकी हाइट क्या है, तो 455 मीटर है, यानी 1493 फीट है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में यह मस्तीकट्टे गांव के पास है और बराही नदी पे लोकेटेड है, बराही नदी, इसको ध्यान रखना है। और चट्टानी शिलाखंडों से यह नीचे गिरता है, ठीक है, झरने के रूप में। कुंचिकल जलप्रपात को कुंचिकल अब्बे भी कहा जाता है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। प्रकृति प्रेमियों के लिए है एक दर्शनीय स्थल भी, यानी कि एक है जो विजिट स्पॉट भी है। बरेही पानी जलप्रपात ओडिशा का है और इसे यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 399 मीटर है, इसको ध्यान रखना है। पूछ दे सकता है क्वेश्चन कि बरेही पानी जलप्रपात कहाँ है, तो यह ओडिशा में है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक का दूसरा सबसे ऊंचा डुबकी वाला जलप्रपात है। उसकी ऊंचाई क्या है, 253 मीटर है। लैंगसियांग जलप्रपात कहाँ है, मेघालय में है और उसकी ऊंचाई 337 मीटर है। जबकि नोहकलिकाई जलप्रपात मेघालय में है और उसकी ऊंचाई 335 मीटर है। तो ये सब सारे जो जलप्रपात है उसको भी ध्यान रखना है कि लैंगसियांग कहाँ है, मेघालय में। नोहकलिकाई जलप्रपात कहाँ है, मेघालय में। बरेही पानी जलप्रपात ओडिशा में है, ठीक है। और जोग गरसोप्पा कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है और कुंचिकल भी कर्नाटक में है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यानी कि जो वेजिटेशन है वही क्लाइमेट का एक मेन इंडिकेटर होता है। यह कथन किससे संबंधित है, तो ये कहा था कोपेन ने कहा था। किसने, कोपेन ने कहा था। और जानते हैं कि कोपेन ने कहा था क्या, तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन जर्मन ऋषि वनस्पति शास्त्री व्लादिमीर कोपेन का है। और कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के जरिए जलवायु को 5 प्रमुख समूहों में बांटा, जिसका मतलब क्या है, ए सब ट्रॉपिकल, बी ड्राई यानी शुष्क, सी शीत उष्ण,
डी क्या है महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल, ई क्या है ध्रुवीय यानी पोलर। इस तरह से ABCDE में 5 भागों में इसको वर्णित किया था। कोपेन ने हर तरह की जलवायु के लिए अक्षरों और अक्षरों के संयोजन का इस्तेमाल किया। इन समूहों को आगे तापमान और वर्षा के मौसमी पैटर्न के आधार पर कई उप प्रकारों में भी बांटा गया। इन उप प्रकारों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का इस्तेमाल किया गया। जैसे F का मतलब क्या है शुष्क मौसम का न होना, M का मतलब मानसून जलवायु, W का मतलब था शुष्क शीत ऋतु और S का मतलब था शुष्क ग्रीष्म ऋतु। अब देखे होंगे कि जो बिहार का क्लाइमेट है मुख्य रूप से क्या है तो CWA है। क्या है CWA है। और AW क्या है AW क्या है AW क्या है तो मुख्य रूप से क्या जैसे कि लखीसराय जमुई के क्षेत्रों का जो ये क्लाइमेट है उसको है जो कोपेन ने डिवाइड किया है किसमें AW से डिनोट किया है, जबकि CWA इससे डिनोट किया है क्या तो पूरे बिहार का। और इस तरह से इसको छोड़ करके यानी कि जमुई लखीसराय के क्षेत्र को छोड़ करके पूरे बिहार का क्षेत्र ये जलवायु क्या है CWA है। ठीक है। निम्न में किसका प्रयोग पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है तो सोडियम का। सोडियम का प्रयोग किसका तो पीले लैंप स्ट्रीट में किया जाता है। हालांकि अब इसका प्रयोग है जो थोड़ा थोड़ा बंद होने लगा और इसके जगह LED ने है जो जगह ले ली है। पीले रंग के स्ट्रीट लाइट में सोडियम वेपर लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम वाष्प लैंप में सोडियम गैस का इस्तेमाल भी किया जाता है। सोडियम को उत्तेजित अवस्था में रखा जाता है जिससे रोशनी क्या होती है पैदा होती है। सोडियम वाष्प लैंप से पीली नारंगी रंग की क्या होती है रोशनी निकलती है। कैसी तो पीली नारंगी रंग की। सोडियम वाष्प लैंप का प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से भी गुजरने पर भी नहीं टूटता। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा है जो वाष्प लैंप किसका बना होता है जो एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से भी गुजरने पर यह टूटता नहीं है तो यह सोडियम का बना होता है। किसका सोडियम वाष्प लैंप। सोडियम वाष्प लैंप को यूरोप में 1931 के आसपास इसको विकसित किया गया था। स्ट्रीट लाइट में कभी कभी पारा वाष्प लैंप यानी मरकरी वेपर लैंप का भी इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक समय में क्या LED लाइट इमिटिंग डायोड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रीट लाइट के रूप में। और LED लाइट कई रंग तापमानों में उपलब्ध होती है जिसमें गर्म विकल्प भी मौजूद है। LED लाइट के कई फायदे हैं जैसे कम बिजली की खपत, कम रख रखाव और फिर लंबा जीवन काल, पर्यावरण पर कम प्रभाव, ऐसे इसके प्रमुख है जो क्या फायदे हैं। अगला प्रश्न कि निम्न में किस प्रक्रिया में उष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। उष्मीय ऊर्जा का है जो निर्माण किया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा श्वसन हो जाएगा। क्या श्वसन हो जाएगा। जबकि पाचन, उत्सर्जन और परिसंचरण की स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर से है जो उष्मीय ऊर्जा क्या होती है मुक्त होती है। तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान उष्मीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त की प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जा रहा है। ग्लूकोज में ऊर्जा एक ही प्रतिक्रिया में मुक्त हो सकती है। जब ऐसा होता है तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि ग्लूकोज जलता है। श्वसन के दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक वायवीय होते हैं, एक अवायवीय होता है। यानी कि इसमें हवा की स्थिति होती है, इसमें हवा की स्थिति नहीं मौजूद होती है। वायवीय क्या होता है कि इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसमें अवायवीय में इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। जैसे कि फर्मेंटेशन, ईस्ट का जो फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन में क्या होता है इसमें इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और इसमें ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। श्वसन के इस रूप में गैसों का प्रतिस्थापन सक्षम किया जाता है। श्वसन के इस रूप में गैसों का प्रतिस्थापन सप्लायर नहीं किया जाता है। इस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। ग्लूकोज क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में यह टूट जाता है। जबकि इसमें क्या होता है श्वसन में ग्लूकोज किसमें एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाता है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस याद रखना है कि इसमें कौन टूटता है। अगला प्रश्न है कि वह वर्णक कौन सा है जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रे से के दुष्प्रभाव से यह बचाता है। सॉरी थोड़ा फंबल हो रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है वह वर्णक कौन सा है जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कैरोटीनाइड हो जाएगा। कैरोटीनाइड होता है। और क्लोरोफिल की जानते हैं कि क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां है जो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है और अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। कैरोटीनाइड वर्णक वनस्पति को परावैंगनी किरणों से के हानिकारक प्रभाव से यह बचाता है। कैरोटीनाइड पीले, नारंगी या लाल रंग के यह वर्णक होता है। ये कई पौधों, कवक और बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद ये पर्णहरित को
परावैंगनिक किरणों से बचाता है। ये पौधों की अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा को भी नष्ट करके फोटो डैमेज से बचाता है। पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाने के लिए वायुमंडल की ओजोन परत है जो क्या करती है, का हम योगदान करती है, जिसमें यदि अल्ट्रावायलेट रे ओजोन को छेद करते हुए हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाएगी और मेलानोमा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर से है जो ये स्किन कैंसर भी कर सकती है। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों के 90% हिस्से को ओजोन परत यह रोक लेती है। इसको डॉप्सन यूनिट से इसको मापते हैं, किसको, ओजोन परत को। ठीक है, अगर ओजोन परत ना हो तो सूरज की परावैंगनिक किरणों सीधे गिरेगी और इंसानों के लिए बेहद खतरनाक होगी और क्या करेगी, यह मेलानोमा कैंसर करेगी यानी स्किन कैंसर करेगी। निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है, तो इसका आंसर इस तरह से अभी आप निकाल सकते हैं Mg प्लस HCl। ठीक है, MgCl2 और प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। जब मैग्नीशियम को तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इससे निकलती है। मैग्नीशियम क्या है, एक एक्टिव एलिमेंट है और यह तनु इस माने कि क्या, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर के हाइड्रोजन गैस बनाती है। मैग्नीशियम, जिंक और एल्युमिनियम जैसी धातुएं भी तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है और कॉपर और सोना जैसी धातु इसमें हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। क्षार धातु होते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंसियम भी ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ये धातुएं आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं। कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है, यानी थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन है इसमें, तो इसका आंसर क्या है, बाइकेलाइट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें थर्मोसेटिंग क्या है, तो बाइकेलाइट है। जैसे कि थर्मोसेटिंग क्या होता है, उसको एक बार स्ट्रक्चर दे दिए तो उसको गर्म करके दूसरे रूपों में बदला नहीं जा सकता है, वो बहुत ही उस तरह से है जो कठोर हो जाता है। ठीक है, पीवीसी हो गया, नायलॉन हो गया, नियोप्रीन है, ये क्या है, ये थर्मोसेटिंग है। इसमें ये थर्मोप्लास्टिक बहुमर है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, जबकि ये क्या है, थर्मोसेटिंग है। यहां देख सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ये रेखीय बहुलक होता है और इसमें दुर्बल वांडरवाल फोर्स से यह बना होता है और अंतर आणविक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स से जो क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है, जिसे गर्म करने पर मुलायम होकर आसानी से इसको पिघाल दिया जा सकता है, यानी उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजिंग किया जा सकता है। लेकिन यही रासायनिक क्रॉस बंधन होने के कारण ये अगलनीय होता है और गर्म करने पर यह पिघलता नहीं है और यह क्रॉस बॉन्डेड होता है। मोल्डिंग के समय ही क्रॉस बंध बनने के कारण कठोर व अपरिवर्तनीय हो जाते हैं, जिससे इन्हें बार बार मोल्डिंग नहीं किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ग्लिप्टल और बेकेलाइट, इसके उदाहरण है क्या, बेकेलाइट। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या है, पॉलिस्टराइन, पीवीसी, टेरिलॉन या फिर इसका टेरिलिन है या फिर नायलॉन भी इसका एग्जाम्पल होता है। निम्न में कौन अपचायक शर्करा नहीं है, यानी कि पचायक शर्करा कौन सा है, तो इसका आंसर सुक्रोज हो जाएगा। यहां देख सकते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब सारे क्या है, डाइसेक्राइड है। क्या है, डाइसेक्राइड है, यानी इसको तोड़ा जा सकता है, छोटे छोटे अणुओं में इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, जबकि ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। क्या, मोनोसेक्राइड है। इसको अलग अलग पार्ट्स में इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। ग्लूकोज जानते हैं C6H12O6 इसका फार्मूला होता है और सुक्रोज का क्या होता है, C12H22O11 होता है। इसका क्या होता है, तो C6H12O6। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सुक्रोज क्या है, अपचायक शर्करा नहीं है। सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड में अगर मोनोसेक्राइड के अपचायक समूह बंधित होते हैं तो वे गैर अपचायक शर्करा होते हैं। यहां देख सकते हैं अपचायक शर्करा वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन समूह होते हैं, उसे डाइसेक्राइड बोलते हैं। जैसे इसका माल्टोज हो गया, इस तरह से एग्जाम्पल है। ये अपचायक के रूप में काम कर सकते हैं। वही गैर अपचायकारी शर्करा वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है और जो अन्य अणुओं को अपचायित नहीं करते हैं, जैसे कि सुक्रोज हो गया। सुक्रोज क्या है, एक आम चीनी है जो गन्ना या चुकंदर से निकाली जाती है और इसका इस्तेमाल अक्सर कुछ खाद्य व्यंजन में भी किया जाता है। और सुक्रोज में क्या है, ये CHOH समूह के पास कोई मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन समूह इसमें नहीं होता है।
अगला प्रश्न है कि शहद की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो इसका प्रवृत्ति क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है या एक नंबर में एक जो वन लाइनर है वो उसे पूछा जा सकता है। तो शहद का पीएच क्या होता है, 3.4 से लेकर 6.1 तक होता है, जिसका औसत क्या है 3.9 होता है, यानी कि स्लाइटली क्या है ये एसिडिक से थोड़ा सा ये बेसिक की तरफ जा रहा है। 7 से कम पीएच वाली कोई भी चीज क्या होती है, अम्लीय होती है। ऐसा आपने सुना होगा कि जैसे ये, ठीक है, इस तरह से 7 है, यहां पे क्या है 7 है जो न्यूट्रल है, इधर बढ़ता है तो बेसिक, और इधर बढ़ता है तो क्या होता है एसिडिक होता है, ठीक है। और इधर क्या है ये 7 से 1 तक, इधर 7 से 12 तक के आगे जा सकता है, जिस तरह से उधर क्षार और इधर क्या है एसिडिक। शहद में ग्लूकोनिक एसिड होता है, ये ध्यान रखना है। शहद में क्या होता है, हनी में ग्लूकोनिक एसिड होता है जो अमृत पकने के दौरान, जो यह पकने के दौरान बनता है। शहद की अम्लता उस पुष्प स्रोत से जुड़ी होती है जिससे इसे बनाया गया है। शहद में हल्के एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, यानी कि जब जलने या फिर उस तरह से कटने पे भी इसका इस्तेमाल उपचार के रूप में किया जा सकता है। शहद क्या होता है, आर्द्र होता है और हवा से नमी सोख लेता है। शहद को नमी सोखने या सड़ने से बचाने के लिए ठीक से इसको है जो संरक्षित रखना चाहिए। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी उसके रंग रूप में परिवर्तन यदि हो जाए तो क्या होता है रासायनिक परिवर्तन होता है, और ये है जो कभी इसको वापस नहीं लाया जा सकता उस स्थिति में जैसा वो पहले था, तो उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जबकि भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो पहले की स्थिति में था वैसा ही सेम, उसको कुछ उसमें टेम्परेचर या फिर उस तरह से प्रेशर डाल करके उसको चेंज किया गया, लेकिन बाद में पुनः उसको उस तरह से ही बदला जा सके, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि आयरन में जंग लगना, इसका उदाहरण किसका है, तो ये किसका है, तो एक देख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन है। और ये बर्फ से जल, जल से बर्फ, इस तरह से एग्जाम्पल किसका है, तो ये भौतिक परिवर्तन का है। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन करना, ये किसका उदाहरण है, रासायनिक करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका आंसर दूध का अस्कंदन, यानी कि अस्कंदन में जमना, दूध का जमना, यानी दूध यदि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो जमा देता है, और जिस कारण से यदि दूध से दही बन गया तो दही से फिर वापस दूध हम नहीं बना सकते, यानी कि इसका एग्जाम्पल किसका है, तो ये रासायनिक परिवर्तन का है। इसको वापस हम उस स्थिति में नहीं ला सकते किसी भी प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। और जबकि बर्फ का गलना, यदि बर्फ गल के पानी हो गया तो उसको पुनः जमाव के द्वारा इसको बनाया जा सकता है, क्या, तो जल बनाया, जैसे जल से बर्फ बनाया जा सकता है। ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। और ये क्या है, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। और ये क्या है कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन किया गया, यानी जो सोडियम क्लोराइड माने नमक, नमक है जो सोडियम बना दिया गया, उसको जब जल में मिला दिए, उसको टेम्परेचर दिए तो क्या हो गया, वो पानी भी बन गया, यानी उस तरह से एक लिक्विड स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन बाद में इसको और जमा दिए, उसको आग और दिए तो क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, यानी क्रिस्टल बन गया। तो इस तरह से ये रासायनिक परिवर्तन है, और एक क्या है, एक फिजिकल चेंज। ये दोनों क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है, ये क्या है, ये रासायनिक चेंज है, यानी केमिकल ये चेंज है, ठीक है। तो इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा जो रासायनिक परिवर्तन पूछा है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में हमने अंतर बता दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं। निम्न में किसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो डीएनए और राइबोसोम जानते हैं कि किसमें होता है। तो डीएनए तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में है जो उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, साथ में डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी साथ में होता है। तो यह किसमें, प्लास्टिड में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में साथ साथ होता है, ठीक है। कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में ये 2 कोशिकांग है जिसमें अपने स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पौधों और जानवरों दोनों तरह की कोशिका में पाया जाता है, और यह कोशिका का पावर हाउस होता है, और इसका मुख्य काम क्या है, तो सेलुलर श्वसन करना होता है, यानी कि सेलुलर रिस्पिरेशन में ये फंक्शन करता है। और ये इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, इसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, ठीक है, ऊर्जा कॉइन्स भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है, ठीक है। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं और कुछ तरह के बैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया में भी पाया जाता है। इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको कई बार हमने बताया है, इसको भी ध्यान रखना है। डीएनए और राइबोसोम की मौजूदगी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को कोशिका के स्वायत्त अंग भी कहा गया है, यानी कि ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा जाता है। इस कारण से वो खुद को ही मल्टीप्लाई कर लेता है, जिस कारण से वो अपने आप को गुणन कर पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, यानी कि मलेरिया पैरासाइट है। तो जानते हैं प्लाज्मोडियम
पैरासाइट जो होता है जिसके कारण है जो क्या मलेरिया होता है, और ये मलेरिया किस कारण से होता है तो मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से ये फैलता है। ठीक है, जबकि साल्मोनेला टाइफी ये क्या होता है, टाइफाइड को है जो टाइफाइड को बढ़ाने वाला क्या है कि बैक्टीरिया जनित बुखार है। ठीक है, मलेरिया फैलाने वाले प्लाज्मोडियम परजीवियों की कई प्रजातियां होती है, जिसे प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, विवैक्स, ओबेल, नोलेसी इसको कहा जाता है। मलेरिया के सबसे खतरनाक परजीवियों में से कौन एक है तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। यह दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली ज्यादातर मौतों के लिए है जिम्मेदार है कौन तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम विवैक्स में निष्क्रिय यकृत अवस्था की जटिलता होती है। प्लाज्मोडियम मलेरिया एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनता है और इसे सौम्य मलेरिया कहा जाता है। क्या सौम्य मलेरिया। मलेरिया परजीवी को मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है, उसे नाइट बीटिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। वही बात करते हैं डेंगू की, जिस तरह से डेंगू फीवर अभी भी है जो प्रकोप अपना फैला रहा है। डेंगू है जो क्या इजिप्टस, क्या मादा एनाफ्लीज इजिप्टस के कारण ये फैलता है। इजिप्टस इसका नाम है, क्या इजिप्टस याद रखना है, जबकि ये मादा एनाफ्लीज के द्वारा क्या तो ये मलेरिया फैलाता है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक निम्न में से किसके पाया जाता है, किसमें पाया जाता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक, यानी जो फंगस होता है वो क्या करता है गेहूं के जो जड़ होता है या फिर उसके जो तना होता है उसको क्या करता है ये काला कर देता है, काला कर देता है, जिसे बोलते हैं कि गेहूं में काला जंग हो गया। इसको देख सकते हैं कि इस तरह से इस यहाँ पे देख सकते हैं ये येलो रेस्ट हो गया, इसमें येलो रेस्ट थोड़ा सा ये ब्लैक होता चला गया। क्या है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से ब्लैक डंठल को क्या कर दिया ब्लैक कर दिया, जिसके कारण इसको कहा गया कि ब्लैक रस्ट। गेहूं में ब्लैक रस्ट की बीमारी पक्सिनिया मिनिस से होता है। ये क्या है एक कवक है, क्या है ये ध्यान रखना है कवक है, जो कि एक कवक है। इससे पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसके लक्षण पत्तियों तथा तने पर भी देखे जा सकते हैं और यह गर्म क्षेत्र यानी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा नमी के स्थान पर बहुत तेजी से फैलता है। आप जानते हैं कि गेहूं का जो उत्पादन होता है वो ठंडे के मंथ में किया जाता है, जैसे कि अभी की जो मंथ आने वाला है जैसे कि दिसंबर में के आसपास इसकी बुनाई होती है और ये मार्च के आसपास इसको काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है तो इसका आंसर क्या है तो विषाणु हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। वायरस को क्रिस्टल रूप में इसको स्ट्रक्चर करके बनाया जा सकता है, यानी कि इसको जानते हैं कि वायरस क्या होता है तो वायरस एक इसका कोई अपना आकार नहीं होता, अपना कोई एक इसका जगह नहीं होता है, ये हवा में घूमते रहता है और ये किसी होस्ट का इंतजार करता है, यानी कि किसी दूसरे में ये समाता है और उसमें फिर मल्टीप्लाई करता है। जैसे कि मानव शरीर में जैसे कोई भी कैंसर या उस तरह से जो सेल होते हैं उस तरह क्या होते हैं इसमें घुसते हैं वायरस, जैसे एड्स हो गया वो उसमें जनरेट होते हैं और फिर मल्टीप्लाई होते हैं और फिर उस तरह से उस सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वायरस को क्रिस्टल के रूप में बदला जा सकता है और वायरस को क्रिस्टल में बदला जा सकता है क्योंकि वे आकार और बनावट में एक समान होते हैं और उसकी संरचना काफी कठोर होती है। एक वायरस क्रिस्टल में वास्तव में कई हजार वायरस होते हैं। वायरस बिना किसी होस्ट के निर्जीव इकाई है जिससे वायरस के क्रिस्टलीकरण की शुरुआत हुई। 1935 में टोबैको मोजेक वायरस को सबसे पहले एस्टेनली के द्वारा क्रिस्टलीकृत किया गया था। क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस रूप बनता है और यह एक भौतिक परिवर्तन है, इसको याद रखना है। क्रिस्टल बनने के जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन फिर से उसके रूप में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है तो राइबोसोम का मेन बेसिक फंक्शन जानते हैं कि इसका प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का ये सिंथेसिस करता है और यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। यहाँ पे देख सकते हैं अमीनो एसिड्स का ये निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। यह एंजाइमों के निर्माण में भी सहायता करता है, कौन राइबोसोम करता है, जबकि यह हार्मोन के निर्माण में सहायता नहीं करता है और न ही यह स्टार्च अणुओं के निर्माण में भी सहायता करता है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है गलत है, जबकि ये राइबोसोम का मुख्य फंक्शन क्या है ये प्रोटीन अणु के निर्माण में और एंजाइम के निर्माण में इसका मुख्य फंक्शन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर कह रहा है कौन सा नहीं है तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और राइबोसोम को एक लार्ज सब यूनिट यहाँ पे देख सकते हैं राइबोसोम को लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि राइबोसोम का मुख्य काम क्या है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, और राइबोसोम कोशिका के कारखाना के रूप में भी काम करता है। यह मैसेंजर आरएनए mRNA के जरिए हर प्रोटीन को बनाने के लिए यह निर्देश लेता है। राइबोसोम अमीनो एसिड को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी बनाता है। राइबोसोम पेप्टिडाइल ट्रांसफर और पेप्टिडाइल हाइड्रोलिसिस जैसी जैविक प्रक्रियाओं में भी एक कैटलिस्ट के रूप में यह फंक्शन करता है। राइबोसोम लिपिड के उप अपचयी क्रियाओं में भी मदद करता है और राइबोसोम कोशिका द्रव में तैरते हुए
या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। ये सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी है जो पाए जाते हैं। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का एक जटिल मिश्रण होता है, इसलिए इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। इसमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही बोलते हैं क्या, अंतर्द्रव्यीय जालिका, इससे नहीं है। तो यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव यानी कि सेंट्रो क्या है, साइटोप्लाज्म के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह यह काम करता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह काम करता है। तो यह स्टेटमेंट सही दिया गया है। और यह कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में पदार्थों को यह पहुंचाने का भी काम करता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें दो तरह के होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। जो रफ होता है उसमें है जो राइबोसोम रखा होता है, राइबोसोम टिका होता है, जिस कारण से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। तो जानते हैं कि ऊर्जा उत्पादन का स्थल यह नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा है जो ऊर्जा का करेंसी उसका कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और यह एनर्जी करेंसी और एनर्जी का उत्पादन भी करता है। यह कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का भी स्थल हो सकता है, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन भी इसमें कुछ एक्टिविटी इसमें हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर इसमें देख सकते हैं ऑप्शन सी इसमें गलत है, बाकी ये तीनों सही दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर झिल्लियों का एक नेटवर्क होता है। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से ये बना होता है। यह यूकैरियोटिक जानवरों और पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई तरह के काम करता है, जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड का है जो चप अपचय और कैल्शियम भंडारण, परिवहन, ट्रांसपोर्ट करना। और यही क्वेश्चन है जो पूछा गया है। इसमें तीनों के चारों क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दिया है, ये भी क्वेश्चन बारी बारी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मेन फंक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, देख सकते हैं कि इसमें एक स्मूथ होता है यानी कि चिकना, एक रफ होता है जिसमें राइबोसोम इस तरह से पार्टिकल्स उसमें मौजूद होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है जिससे यह खुरदरा दिखता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम नहीं होता है, जिस कारण से यह चिकना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में झिल्लीबद्ध राइबोसोम होते हैं। चिकनी और खुरदरी दोनों तरह की सतह होती है। प्रोटीन और अणु इसमें मूवमेंट करते हैं। इसमें नए संश्लेषित प्रोटीन को गोल्गी और फिर कोशिका के बाहरी हिस्से तक पहुंचाया जाता है। इसमें प्रोटीन को पहले फोल्ड किया जाता है और फिर गोल्गी तंत्र में लाया जाता है। अनफोल्डेड या मिसफोल्डेड प्रोटीन के संचय के जवाब में अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पांस यूपीआर इसमें सक्रिय होता है। ठीक है, यहाँ पे सेम इमेज है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। एकल झिल्ली का आवरण कहाँ पे दिखाई देता है, तो ये लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम जानते हैं कि कोई उस तरह से कोशिका के अंदर कुछ डैमेज होता है, कोई कोशिका डैमेज होता है या फिर उस तरह से फट जाता है, तो लाइसोसोम उसको क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है, उसको निगल जाता है और शरीर को होने वाले नुकसान से यह बचा लेता है। तो लाइसोसोम के चारों ओर क्या होता है, एक झिल्ली होता है, एक मेम्ब्रेन बना होता है। लाइसोसोम एक अंग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है और यह एकल झिल्ली से घिरा होता है। यह झिल्ली फास्फोलिपिड से बना होता है। किसका, फास्फोलिपिड से यह बना होता है, फास्फोलिपिड से। और इस लाइसोसोम की कोशिका का इसको कहा जाता है क्या, आत्मघाती थैला यानी सुसाइडल बैग भी से कहा जाता है। और यह कोशिका के पाचन तंत्र का हिस्सा है और इनमें कई तरह के पाचन एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं। लाइसोसोम का आकार जानते हैं कि 0.1 से लेकर 1.2 माइक्रोमीटर का होता है, यानी बहुत छोटा होता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जैसे जैविक पॉलीमर को यह तोड़ता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम कम पीएच वातावरण में भी काम करता है। ठीक है, इसको बस इसके एक मुख्य जो फंक्शन है इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को यह पचाना स्टार्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, यहां देख सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि गलत वाक्य को पहचान करना है। ठीक है, तो गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी होता है क्या, तो लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। यह ध्यान रखना है कि लॉसिस, आपको यह ध्यान रखना है कि गोल्जी जो बॉडी होता है यानी गोल्जी उपकरण होता है वो लाइसोसोम से जुड़ा हुआ है और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे जुड़ा होता है, यानी कि उस पर जुड़ा होता है क्या, तो राइबोसोम उस पर जुड़ा होता है, जिस कारण से उसका नाम दिया गया क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और राइबोसोम कौन सा, तो ये हो गया राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है। जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, डीएनए होता है। ये ध्यान रखना है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सेंट्रल, ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन भी बनाने में क्या है, समर्थ है।
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और क्योंकि इनमें एटीपी का उत्पादन होता है, जिस कारण से इसे कहा जाता है एनर्जी करेंसी, यानी ऊर्जा कॉइन्स भी कहा जाता है। कोशिका द्रव को प्रद्रव्य भी कहा जाता है। देख सकते हैं कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, ये जीव द्रव नहीं कहा जाता, यानी कि प्रोटोप्लाज्म नहीं कहा जाता है। इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं कि कोशिका द्रव और जीव द्रव में अंतर इस तरह से है कि देख सकते हैं कि ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म एक सेल के अंदर, यानी कि एक सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे न्यूक्लियस को छोड़ करके जितने प्रमुख जो पदार्थ पाए जाते हैं अंदर, इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ करके जो भी पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, यानी जीव द्रव्य बोला जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसको बराबर नहीं कहा गया, तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म एक नहीं है। ठीक है, इसमें प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही साइटोप्लाज्म है, और इसमें प्रोटोप्लाज्म ही सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। गोल्जी बॉडी है, सारा है इसमें, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य में है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है कि आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना। यानी कि यदि आपको आयात को, यानी कि जैसे भारत है जो चीन से आयात करता है, उस आयात को कम करने के लिए भारत के द्वारा घरेलू रूप से, यानी कि जैसे भारत के द्वारा इस तरह से विकसित किया गया है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, इस तरह से डेवलप करने की कोशिश की है ताकि घरेलू वस्तुओं का विकास हो सके और इंपोर्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको डाउन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सके, और एक्सपोर्ट को हम ऊपर बढ़ा सके, ताकि हमारा जो बैलेंस ट्रेड है वो क्या है, जो ट्रेड है क्या वो बैलेंस हो सके, यानी बीओपी क्राइसिस से हम बीओपी सरप्लस की ओर बढ़ सके। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही चीज है कि किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है कि स्थानीय व्यवसाय को विदेशी कंपनियों से बचाना है, और घरेलू उत्पादकों को आयात की प्रतिस्पर्धा से भी बचाना है, राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ावा देना है, आयात प्रतिबंध लगाना, यानी कि कम से कम है जो इंडिया में है जो वस्तुओं को दूसरे देशों से लाया जा सके, इसकी है जो तैयारी करनी चाहिए। और इसको लागू करने के लिए बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे कि तरजीही ऋण और कराधान, यानी कि उस तरह से सब्सिडी भी देना है, जबकि जो छोटे मोटे स्टार्टअप है या फिर माइक्रो इंडस्ट्री है उसको है जो बढ़ावा देना है, ताकि जैसे आप देखे होंगे कि मुद्रा लोन लाया गया 2015 में भारत सरकार के द्वारा, ताकि है जो उस तरह से छोटे छोटे माइक्रो इंडस्ट्री है वो आगे डेवलप कर सके, अपना है जो फंक्शन कर सके। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है, तो ये पुनर्जनन करने की क्षमता अधिक होती है प्लेनेरिया में। क्या, पुनर्जनन की क्षमता यानी रीजनरेशन कैपेसिटी इसमें ज्यादा होती है, ये रीग्रोथ की जनरेशन कैपेसिटी इसमें ज्यादा होता है। यहाँ देख सकते हैं, यदि इसको काट दे, यहाँ पे देख सकते हैं इसको काट दे तो ये कुछ सप्ताह में ये क्या होते हैं, फिर से एक नए प्लेनेरिया के रूप में है जो विकसित हो जाते हैं। क्या, प्लेनेरिया। ठीक है, सिद्धि जनजाति की बात करते हैं, ये किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में पाई जाती है, तो यह गुजरात में पाई जाती है, गुजरात में। और वही गद्दी जनजाति की बात करते हैं, गद्दी कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश। क्या है, गद्दी कहाँ, हिमाचल प्रदेश, और सिद्धि कहाँ, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसे कहा जाता है गुजरात में, यानी भारत में कहा जाता है कि लिटिल अफ्रीका है जो निवास कर रहा है, किस रूप में, तो सिद्धि जनजाति के रूप में निवास कर रहा है। और ये सिद्धि जनजाति के कुछ ट्राइब्स को दिखाया गया है। विश्व के बृहत प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉवर्डसन हो जाएगा। कि विश्व के बृहत प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया, तो हॉवर्डसन ने किया था। यहाँ देख सकते हैं प्रदेश की संकल्पना एक सक्रिय, परिवर्तनात्मक एवं गतिशील अवधारणा है। इसे कई रूपों में परिभाषित किया गया है, यानी कि उस तरह से देख सकते हैं कि ब्लास ने समान प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों को प्रदेश के रूप में परिभाषित किया है। वहीं हॉवर्डसन ने जलवायु विशेषता के आधार पर संपूर्ण विश्व को बृहत प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, जैसे कि इसमें हो सकता है क्या, तो प्रदेश के लक्षण इसमें देख सकते हैं कि इसका स्थानिक विस्तार होता है जिसे धरातल पर व्यक्त किया जाता है, जैसे कि थार मरुस्थल, उस तरह से इसको विकसित किया गया है। उस आधार पर सांस्कृतिक प्रदेश, धार्मिक प्रदेश, भाषाई प्रदेश, जनसंख्या प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, कृषि प्रदेश, उस तरह की घटनाओं से आधारित वैसे प्रदेशों को जो नेचुरली रूप से एग्जिस्ट होते हैं उसमें इसको डिवाइड किया गया है।
ठीक है। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे दिया गया सत्य है? तो जानते हैं ये एक रॉक कट मंदिर है, तो ये तो सही हो जाएगा कि एक रॉक कट टेम्पल स्ट्रक्चर है और इसे बनाया गया कहाँ पे बनाया गया है? तमिलनाडु में इसको महाबलीपुरम में इसको बनाया गया है। ठीक है। और नरसिंह वर्मन प्रथम में इसको बनाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको बनाया था। कब? ये 7वीं से 8वीं यानी 7th से 8th सेंचुरी एडी के रूप में इसको बनाया गया, उस समय बनाया गया था। और किस वंश के शासकों ने बनाया था? इसको पल्लव वंश के शासकों ने बनाया था। क्या? पल्लव वंश, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इसमें कितने मंदिर है? तो 7 नहीं है, क्या है? 7 नहीं है, क्या है? 5 रथ मंदिर है। क्या? 5 रथ मंदिर है जो महाभारत से संबंधित है। इसमें बहुत सारे जो 5 मंदिर है, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। ये क्या है? ये पहला सही है, बाकी ये तीनों क्या है? ये गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं द्रौपदी रथ है, अर्जुन रथ है, भीमा रथ है, धर्मराज युधिष्ठिर के नाम पे रथ है, नकुल सहदेव रथ है, यानी 5 पांडवों के नाम पर यह बनाया गया है। 5 रथ बनाया गया है महाबलीपुरम में। इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है कि चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये क्या करता है? तो ये निराविषीकरण यानी जो विष होता है उसको थोड़ा सा ये क्या करता है? कम करता है। लाइसोसोम की बात करते हैं, लाइसोसोम की बात करते हैं तो ये क्या करता है जानते हैं? ये स्वाद, इसे कहा जाता है क्या? स्वघाती थैला यानी सुसाइडल बैग भी इसे कहा जाता है, जिसे हमने पढ़ा है। केंद्र का किसको कहा जाता है? ये यहाँ पे ए का देख सकते हैं, ए का आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4 और बी का 5। ए का 4 बी का 5 यहाँ पे मिल रहा है और कहीं पे मिल नहीं रहा है। ठीक है। और सी का क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, यानी केंद्रकाभ ये जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणु का क्या होता है? एक सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है। खाद्य रसदानी यानी फूड वैक्यूल होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये अमीबा में। जानते हैं कि फूड वैक्यूल इस तरह से अमीबा है जो बना लेता है। ठीक है। अमीबा इस तरह से बना ले फूड वैक्यूल, यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बना लेता है और उसी को फिर तोड़ उसका शिकार करने में फैगोसाइटोसिस की मदद से वो शिकार करता है और ये क्या करता है? वो उसको शिकार को खा के फिर उसको एक्सक्रेट कर देता है। क्रोमैटिन सामग्री और केंद्रक कहाँ पे मौजूद होता है? जानते हैं कि इसका ये कहाँ पे? केंद्रक में होता है। कहाँ पे? केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में होता है। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बाजार संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? कौन सा है? तो ये अल्प अधिकार है, यानी ओलिगो राइट्स हो जाएगा, ओलिगो। ठीक है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होता है? यानी होल कंपटीशन क्या होता है? इसमें एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता इसमें शामिल होता है और बाजार के सभी विक्रेता एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने वाले छोटे विक्रेता होते हैं। बाजार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाला कोई एक बड़ा विक्रेता नहीं है, तो ऐसे बाजार में सभी कंपनियां कीमत स्वीकार करने वाली होती है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी तरह से ये मार्केट चलती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। एकाधिकार यानी कि मोनोपोली मार्केट क्या होता है? यह एक अधिक यथार्थवादी परिदृश्य है जो वास्तविक दुनिया में घटित होता है। एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा में अभी भी बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता मौजूद होते हैं, लेकिन वे सभी सजातीय उत्पाद नहीं बेचते हैं। उत्पाद समान है लेकिन सभी विक्रेता थोड़े अलग अलग उत्पाद भी बेचते हैं। अल्पाधिकार की बात करते हैं यानी ओलिगोपोली की बात करते हैं तो अल्पाधिकार में बाजार में केवल कुछ ही कंपनियां होती हैं। हालांकि फर्मों की संख्या के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, 3 से 5 इसमें हो सकते हैं। इसलिए अल्पाधिकार के मामले में खरीदार विक्रेताओं की तुलना में कहीं अधिक बड़े होते हैं, यानी कि बहुत सारे है जो खरीदार होते हैं और विक्रेता कम होते हैं। इसलिए अल्पाधिकार के मामले में खरीदार विक्रेताओं की तुलना में कहीं अधिक बड़े होते हैं। इस मामले में कंपनियां सहयोग करने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी करती है और वे कीमतें निर्धारित करने के लिए अपने बाजार प्रभाव का उपयोग करती है और बदले में अपने मुनाफे को अधिकतम भी करती है। अधिकांश क्षेत्रों के विनिर्माण क्षेत्र में अल्पाधिकार बाजार संगठन का सबसे प्रचलित रूप है, जैसे कि एल्यूमिनियम, स्टील, बिजली के उपकरण आदि इसमें अलग अलग प्रोडक्शन होते हैं। द्वैधाधिकार की बात करते हैं तो एकाधिकार एक ऐसा स्थिति है जो जहां 2 कंपनियां किसी दिए गए उत्पाद या सेवा के लिए पूरे या लगभग पूरे बाजार का यह मालिक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एकाधिकार का अल्पाधिकार का सबसे बुनियादी रूप है और एक ऐसा बाजार जिसमें कम संख्या में कंपनियों का वर्चस्व होता है। तो इस तरह से सबसे आम एकाधिकार उदाहरणों में से एक कोका कोला और पेप्सी जैसे कंपनियों का देख सकते हैं कि इसमें इसका बहुमूल्य यानी कि इस तरह से मोनोपोली इसका मौजूद है। अगला लास्ट प्रश्न है कि भारत में आपलावी वन यानी डाइलुवियल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? इसको डाइलुवियल का मतलब क्या होता है? वैसे फॉरेस्ट जहाँ पे वो पानी को वाशवे होने से रुकता है, वाशवे।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरबन हो जाएगा। सुंदरबन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सुंदरबन का जो ब्रीच होता है, इस तरह से जो हरिकेन्स आता है या तूफान जो साइक्लोन्स आते हैं, उससे हमको जो तटीय प्रदेश है या तटीय क्षेत्र है उसको ये बचाता है, उसको रक्षा करता है। सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन में से एक है और यह भारत और बांग्लादेश के गंगा डेल्टा के दक्षिणी पश्चिमी कोने में फैला हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये बना सकता है कि सुंदरबन डेल्टा सिर्फ और सिर्फ भारत क्षेत्र में फैला है, लेकिन यह गलत हो जाएगा क्योंकि भारत और बांग्लादेश के गंगा डेल्टा क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यह वन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर यह स्थित है। सुंदरबन में दुनिया के लगभग 50% मैंग्रोव पौधे की प्रजातियां भी पाई जाती है। यहाँ वन्यजीवियों के 505 प्रजातियां, पक्षियों की 261 से 320 प्रजातियां और मछलियों की प्रजातियां हैं और कीटों की लगभग देख सकते हैं 5530 प्रजातियां भी पाई जाती है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह 1977 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में इसे घोषित किया गया और बाद में से जो 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको डिक्लेयर करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसका यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 1987 में। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर लिया है पूरे वीडियो को। यहाँ पे सेट नंबर 23 का कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ पे मिल गया है। आप इसका पीडीएफ है जो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द टोटल 1 नंबर से लेकर 23 नंबर तक का पीडीएफ फिर से आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम एडुटेरिया चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही ये अभी भी मार्केट में इंग्लिश और हिंदी दोनों बुक अवेलेबल है मार्केट में, उसे भी आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।